ज़रा डिफरेंट है। एक तो खैर ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी जो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के लिए अप्लाई किया था, मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। इससे पहले 2018 में सीटें आई थी, उनके पेपर हो चुके थे जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा सीटें आई, मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया था। आपका जो वन पेपर होता है एफआईए का, उसमें 100 नंबर का जो पेपर है, Recording in progress. 100 नंबर का जो पेपर है एमसीक्यू पेपर, उसमें से 10 नंबर, तकरीबन 10 नंबर, अब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ जो कि पहले जो पैटर्न था, अब हर टाइम वो थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हैं, वो आपने अपने जेन में रख लेना। 100 नंबर के पेपर में 10 नंबर के ये थे सवाल एक्ट से, एफआईए एक्ट 1974। तो वो जो एक्ट के सवाल होते हैं वो तकरीबन सारे कर लेते हैं, क्योंकि आपने जस्ट छोटा सा इनका एक्ट है 1974 का, वो आपने जस्ट पढ़ना है और उसमें से 10 सवाल आएंगे और आप उसको वो बेसिकली याद करने वाली चीजें हैं। और अगर आपका उसमें हाफजा अच्छा है तो आप एक्ट को सारा याद करके वहां पे आराम से उसका जवाब दे देंगे। दूसरी चीज जो है वो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट बाकी वन पेपर से वो होती है आपकी मैथमेटिक्स, मैथ्स थोड़ी सी डिफरेंट। अब आप यकीन करें हमारे 33 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं फिफ्थ बैच के एफआईए के, मगर इसमें से 23 इंजीनियर्स हैं, तकरीबन 23 इंजीनियर्स हैं। तो मैंने जब एनालाइज किया, अपने कोलीग्स से बातें किया, जब हम इंट्रोडक्शन कराते थे तो उसमें यही चीज सामने आती थी कि इतने ज्यादा इंजीनियर्स कैसे कर दिए। तो इसकी वजह यह है कि उसका जो मैथ्स का पोर्शन होता है वन पेपर का, वो बड़ा मतलब एक एवरेज डिफिकल्टी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि उसमें इंटीग्रेशन के सवाल कभी पूछ लेते हैं, कभी डिफरेंशिएशन, कभी थोड़ी सी एडवांस मैथ्स पूछ लेते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं पूछते एडवांस में, लेकिन जिसने अगर एफएससी में मैथ पढ़ी है उस लेवल की आप समझ लें, समटाइम्स दे आस्क, नॉट ऑलवेज। तो आपने इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि जी ये चीज पूछी जा सकती है। तो जो आपके मैथ्स के टीचर जो है वो खैर बेहतर समझते हैं मेरे से कि इसका मैथ्स कैसे प्रिपेयर करानी है, मगर मैं जस्ट आपको एक अलर्ट कर रहा हूँ कि इसमें मैथ्स पूछा जा सकता है। आपने मैथ्स की जिन लोगों की बैकग्राउंड है वो रिवाइज कर लें, जो मैथ्स में जो लोग न्यू हैं वो ये करें कि वो कहीं से कोचिंग ले लें, अपने हमारे मैथ्स के टीचर होंगे, इनसे आप जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा अपने प्रॉब्लम्स। मैथ्स आपने जेन में रखना है। फिर आपकी जो है इसके बाद करंट अफेयर्स होती है। करंट अफेयर्स जो है उसमें करंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपने जेन में रख लेना है कि जी करंट अफेयर्स आपको पिछले 2-2.5 सालों का आपको पता हो। ठीक है जी। और बाकी चीजें वही होती है, इंग्लिश के 20 सवाल होंगे और उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के होंगे, और इस तरह जो आपने आप में से कई लोगों ने दिए होंगे पेपर्स, तो वही चीजें होती हैं। अच्छा, जब आप वन पेपर क्लियर कर जाते हैं फिर उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है अगली स्टेज के लिए। अभी आपने मतलब जस्ट वन पेपर पास ही किया है, और इसमें देखिए मेरिट काफी हाई होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। हमारे टाइम पे तो तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। इवन कि आप देख लें सीएसएस में अगर 35,000 बंदा अप्लाई करता है या 40,000 बंदा अप्लाई करता है, तो एफआईए में तो जो वन पेपर होती है इसमें तो बेतहाशा हर बंदा अप्लाई करता है। तकरीबन हमारे टाइम पे 80,000 से ऊपर लोग थे, मगर आपके टाइम पे हो सकता है लाख लोग, 1 लाख लोग हो, मगर आपने जेन में रखना है कि देयर विल बी मैनी पीपल जो आपने जिन्हें कम्पीट करना है। अच्छा, अगली स्टेज के लिए आपको क्वालिफाई वो कर देते हैं, और अगली स्टेज है वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आप समझ लें कि आपका रिटर्न, पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, अब ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसमें आपने ऐसे भी लिखना है, इसमें आपने पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल होंगे उनके जवाब भी देने हैं, जस्ट लाइक सीएसएस पेपर। इसमें आपने इस्लामियत के सवाल होंगे वो भी आपने देने हैं। जो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो एथिक्स के पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर इसमें आपके पास करंट अफेयर के सवाल, मतलब एक एक पेपर होगा जो आपके ओवरऑल जो सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें वो कवर कर लेगा, एक्सेप्ट जनरल साइंस। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा, तो इसके बाद जो है
आफ्टर दिस डिस्क्रिप्टिव का जो है वो सही कंपटीशन होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग में थोड़े से लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव में मजीद ज्यादा लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो यानी कि पहले वो करेंगे शॉर्टलिस्टिंग एक सीट के अगेंस्ट 10 लोग, इस तरह से 1:10 का हिसाब होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के बाद मजीद लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू की एक इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वहां से फिर शॉर्टलिस्टिंग करके आपको फाइनल मेरिट बनेगा। मतलब ये तकरीबन एक काफी कंपेटिटिव प्रोसेस है। और क्योंकि वन पेपर है, देखें जो आपके पास सीएसएस का पेपर होता है, जिस तरह से यू हैव मल्टीपल पेपर्स, तो किसी एक पेपर में नंबर ना आए आप दूसरे पेपर में से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वन पेपर ही है, इसी में से नंबर निकालने हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, वो भी एक 100 मार्क्स का वो एक पेपर है, एक दिन आपने बस जाके उसको अटेम्प्ट कर देना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर्स कम है, मगर उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस जो है, मतलब जो है ना, चांस टू या अपॉर्चुनिटी टू फेच अ गुड स्कोर, वो कम है, क्योंकि आपके पास उसकी जो है अपॉर्चुनिटी कम है। मसलन आपको बहुत ज्यादा पेपर्स नहीं है, तो लिहाजा बड़ा एक कंपेटिटिव प्रोसेस है। और इसमें आपकी जो है जो कैंडिडेट्स आपके फाइनली क्वालिफाई, मतलब इट इज अ कट थ्रोट कंपटीशन आई वुड से, कि आपके सीएसएस में एलोकेशन में होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप देखें ना, यहाँ पे जितनी सीटें हैं उतने लोग ही रखने हैं। हालांकि सीएसएस में तो आप जो है आपका मेरिट नंबर 80s में भी हो तो आप किसी न किसी ग्रुप में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपने वन पेपर की नेचर समझनी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस है। बाकी जहां तक सवाल है एफआईए की नौकरी कैसी है क्या है, तो एफआईए की देखें, मैं आपको कहूंगा कि किसी भी मुल्क में, बल्कि जब मैं गया हूं ज्वाइन करने, तो मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं, ही इज अ पीएसपी, पुलिस ऑफिसर फ्रॉम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने मेरे ख्याल है सीएसएस कोई 2005 या 4 में किया, मुझे श्योर नहीं है। खैर, तो ही वाज ऑफ द व्यू कि यार इट इज अ ब्रिलियंट डिपार्टमेंट। किसी भी मुल्क में इन्वेस्टिगेशन की जो जॉब होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि जब व्हेन यू आर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो आपके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं। आप मुल्क का कानून देख लें, पाकिस्तान का कानून देख लें, उसमें जो आईओ के इख्तियारात हैं, आईओ मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, तो वो बहुत वाइड पावर्स हैं। मतलब नो वन कैन डिक्टेट यू कि आपने तफ्तीश कर रहे हैं तो आप अब इस तरह से कर दें, ऐसे कर दें। इट इज योर डिस्क्रिप्शन कि आप तफ्तीश को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। बाकी इट इज लॉ इन्फोर्समेंट जॉब, और लॉ, और जिस तरह एरिस्टोटल ने हमें बताया है कि जी सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी प्लेटो ने बताया है सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं उनकी क्या एक वो पिरामिड में जो हमारा माशरा है उसमें वो किधर आते हैं, लॉ इन्फोर्सर्स, लॉ इन्फोर्समेंट वाले। तो वो आपने मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं आई पर्सनली थिंक कि कई ग्रुप से ये बेहतर है, सीएसएस के कई ग्रुप से बेहतर है। मसलन आप इमेजिन कर लें योरसेल्फ इन पोस्टल ग्रुप और अदर ग्रुप। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंफीरियर है ग्रुप, तो सारी नौकरियां अच्छी हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, या सोशल वैल्यू आपके साथ जो एसोसिएट हो जाएगी एफआईए से, एफआईए में ज्वाइन करने से, तो वो बड़ी ज्यादा। और जहां तक सैलरी का हिसाब है, मैं आपको जस्ट एक बात बता दूं, एक लड़का सीएसएस करके आता है, ही इज एन असिस्टेंट कमिश्नर, और एक लड़का एफआईए ज्वाइन करता है एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की तनख्वाह ज्यादा है एक एसी से और एक एएसपी से, ठीक है। उनके अलग पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, यहाँ पे गाड़ी भी एंटाइटल्ड है आपको और घर भी एंटाइटल्ड है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी इट विल बी मोर देन 1.5 लाख। तो इट मींस कि आप इसमें जो है यू कैन अर्न और अफोर्ड अ डिसेंट लिविंग विद इन द हलाल मींस। और जहां तक देखें प्रोटोकॉल है, आपने देखें नौकरी करनी है उसमें प्रोटोकॉल, अब आई डोंट नो कि आप किस सेंस में कह रहे हैं, बट यू विल बी इक्विवेलेंट टू एन एएसपी। मतलब आपका जो एक स्टेचर है या नेचर ऑफ वर्क है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब एक एग्जेक्टिव लेवल पे आ जाती है। और इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छी जॉब। देखें इंस्पेक्टर्स ऑन एंड एडीज, एडी इज द सीनियर मोस्ट इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल तक होती है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर लेवल से आप
यू आर द सर्कल इंचार्ज, ठीक है, जस्ट लाइक एन एसपी आप ओवरऑल सुपरविजन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर भी करते हैं, इंस्पेक्टर भी करते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर भी करता है। क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर एक एग्जेक्टिव पोस्ट आ जाती है तो उसका यूनिफॉर्म नहीं होता, इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म होता है। बहरहाल ये तो खैर बातें बात की है, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने बता दिया है कि ये नेचर ऑफ वर्क। और इसमें आप हाई प्रोफाइल केसेस कर रहे होंगे, बस आई हैव सम इन्वेस्टिगेशंस जो कि बड़ी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो उसमें जब आपके पास इख्तियार होता है और आप उसको लेके चलते हैं तो आप वाकई आपके पास एक एबिलिटी आ जाती है कि आप माशरे में आपकी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में माशरे में कोई इंसाफ जो है हो सकता है या कोई तब्दीली उस तरह से आ सकती है। तो यू हैव दिस प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रोड्यूस अ लार्ज इम्पैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इन शॉर्ट थी आपसे बात। बाकी अगर आपने मजीद कुछ पूछना हुआ आप विजन वालों से मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ठीक है जी, चलें जी, बाकी आपकी ट्रायल क्लास है। आई वुड रिक्वेस्ट शान टू कोऑर्डिनेट विद यू, इंशाल्लाह फिर होती है बात। ठीक है स्टूडेंट्स। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और भाई जी स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन? सर ने जो चीजें आपको बताई क्लियर आपको सभी? सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक एफवाई एक कंप्लीट ओवरव्यू कि आपका एग्जाम है क्या और क्या आपके पर्क्स हैं, बाकी सर ने आपको सारा बताया। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है पर्सनली सर से तो आप लोग, मैं आपका कोऑर्डिनेटर शाम, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको सर का नंबर भी सेंड कर दूंगा, आप सर से मजीद पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपकी आज की क्लास की तरफ आते हैं। तो जैसे सर बता रहे थे हमें कि जो मैथमेटिक्स है वो एफआई का एग्जाम हो या एनी अदर वन पेपर स्पेसिफिकली, अगर आज हम लोग एफआई की बात करें तो मैथमेटिक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है उसमें। तो आपकी आज की क्लास है वो भी मैथमेटिक्स की है। अभी सर जो है वो मैथमेटिक्स की आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। एग्जाम जो है हमारा, आप जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के विदिन 3 मंथ्स जो है वो आपका एग्जाम होता है स्क्रीनिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की डेट आपको असाइन होती है। तो आपके जो भी क्वेश्चन आप ऑन माइक भी पूछ सकते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी सर जो आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे, सो ओवर टू यू सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमने पहले भी एफआई में अप्लाई किया हुआ है तो उनकी डेट अभी तक के आई नहीं है, काफी मंथ हो चुके हैं, जिसमें जो विदाउट फीस के हमने किया था। उसका टेस्ट मार्च के एंड पे एक्सपेक्टेड है। ऑनलाइन अप्लाई किया था ना आपने? जी सर, ऑनलाइन अप्लाई किया था और वो विदाउट चालान और फीस इसमें कुछ भी नहीं था, ऐसे ही किया था। उसका फिजिकल एग्जाम मार्च के एंड में शुरू हो जाएंगे और उसका रिटर्न एग्जाम जो है वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में होने हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वो एग्जाम्स कंप्यूटर के ऊपर, पेपर पे नहीं होंगे वो टेस्ट। और उनके वो नहीं होंगे, स्क्रीनिंग नहीं होगा? वो स्क्रीनिंग है बेसिकली, मतलब वो आपके कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, एमसीक्यू टेस्ट आपका कंप्यूटर पे आएगा। ठीक हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और आपके जो क्वेश्चन है उनका मैं आंसर भी दे दूँगा एंड पे। मेरा नाम आयस जो बताई है और मैं विजन के साथ एज अ स्टूडेंट आया था इन मार्च 2022। मैं अटैच हुआ था इस इंस्टीट्यूट के साथ। तब बिल्कुल मैं आप लोगों की तरह ज़ीरो था। मुझे एफपीएससी या पीपीएससी के टेस्ट की मुझे तैयारी करनी थी। मैं वो सर्चिंग फॉर अकेडमीज़ कि मुझे कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। इससे पहले मैं 2-3 अकेडमीज़ घूम चुका था, मतलब उनको विजिट कर चुका, उनकी क्लासेस भी ले चुका था। बाद में विजन की तरफ आया था, तो मैं माशाल्लाह से अभी तक यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। और मेरी जर्नी में मैंने 2 ही टेस्ट दिए हैं अभी तक एफपीएससी के। एक मैंने दिया था एफआईए का असिस्टेंट डायरेक्टर का इन्वेस्टिगेशन का, जो आपका जून 2022 में हुआ था। तो वो मेरा क्लियर हो गया था। मेरा डिस्क्रिप्टिव अभी होना है। ये फेज़ 1 के जो टेस्ट होने हैं आपके एफपीएससी के, तो मेरा डिस्क्रिप्टिव एफआईए का होना है इसके अंदर। दूसरा टेस्ट मैंने दिया था अपना असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। मेरी जो बैकग्राउंड है वो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, यूवीटी लाहौर से। तो वो मेरी पोस्ट का टेस्ट ही था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में टेस्ट था वो, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। दोनों पोस्ट 17 ग्रेड की हैं। वो टेस्ट मेरा क्लियर हो गया है, उसके मैं इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ।
तो मैंने कैसे ही दोनों टेस्ट मैंने 2 ही दिए और दोनों ही मेरे क्रैक हो गए थे। मैंने तैयारी यहीं से की थी, विजन से ही। नोट्स को मैंने प्रॉपर्ली स्टडी किस तरह किया था, मैंने मैथ्स के पोर्शन में पूरे मार्क्स कैसे लिए थे, तो वो मैंने आपको सारा गाइड करना है। मैं पहले आपको थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो दे दूंगा पेपर का, जो 2022 में आया था। आप लोगों में से काफ़ी ने वो दिया होगा। और उसके बाद जो अभी होना है उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं आपको मैथ्स का थोड़ा बेसिक जो सिलेबस होता है वो बता दूंगा कि ये सिलेबस होता है मैथ्स का, और उसमें से आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होती हैं, कहाँ से करनी होती हैं, वो आपको मतलब मैं गाइड कर दूंगा। बाकी मैथ्स का फॉर्मली हम फर्स्ट टॉपिक आज शुरू करा दूंगा आपको मैं, बेसिक होगा बिल्कुल वो। कल से फिर उसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है जी। मैं अभी करंटली यूएटी लाहौर में सर्व कर रहा हूँ और 17 ग्रेड में, मेरी जॉब 17 ग्रेड की है अभी। ठीक है जी। मैथ्स में आपका ये सिलेबस होता है, बेसिकली आपको सिलेबस शेयर करा देता हूँ। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ये आपका CSS का ना मैथ्स का सिलेबस होता है। अब ये CSS से मुराद मेरी यहाँ पे MPT है, MCQ टाइप पेपर। तो उसमें ये टॉपिक्स होते हैं आपके मैथ्स के। इसमें ये अलजेब्रा आती है, रेशियोज आती हैं, रेट्स, परसेंटेज, ये टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। FPSC में जो टॉपिक्स होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं इनमें से। एक होता है एवरेज का, एक होता है रेशियोज का, एक परसेंटेज का होता है, और चौथा होता है आई थिंक अलजेब्रा का होता है। यस, ये 4 टॉपिक होते हैं आपके 1 पेपर FPSC में, और MPT में ये सब कुछ ही होता है। तो अगर आप MPT की तैयारी कर लेंगे तो FPSC की मैथ्स आपकी ऑटोमेटिकली ही तैयार हो जाएगी। सही है। मैथ्स की जो तैयारी होती है उसके लिए जो आपने चीज़ें फॉलो करनी होती हैं वो 2 वेबसाइट्स हैं। इनमें से कोई एक भी कवर कर ले तो बहुत है। एक वेबसाइट indiabix.com की है, मैंने ये वेबसाइट कवर की थी, मेरे मैथ्स मतलब मेरी पूरी हो गई थी। दूसरी वेबसाइट आपकी examvida.com की है। इन दोनों में से कोई सी भी एक कर लें। इनका जो मैथ्स का पोर्शन है, ये टॉपिक्स जो आपके लिखे होते हैं ना सिलेबस में, वो यही टॉपिक्स इन वेबसाइट में मौजूद हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। इन 2 वेबसाइट्स के अलावा ये CSS के पेपर्स हैं 2019 के, 18 के, 17 के, या पिछले 5-6 साल के। इसमें जो मैथ्स का पोर्शन आता है ये मैं सारा कराऊंगा आपको क्लासेस में, सारा ना मतलब ये सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। इनको बंदा कवर कर ले तो मोर देन इनफ है मैथ्स का पोर्शन क्रैक करने के लिए। मैथ्स के आपके 15 से 20 MCQs आते हैं, मतलब अक्सर 20 ही होते हैं, वो 20 से कम नहीं होते। तो 20 मार्क्स हेल ऑफ डिफरेंस बनाते हैं मेरिट के अंदर। ठीक है। जैसे आपको सर जैन ने बताया था कि तकरीबन 80,000 लोग अप्लाई करते हैं इस पोस्ट पे, तो एक एक नंबर पे ना कम से कम एक नंबर पे यकीन कर लें 500 बंदे होते हैं एक नंबर के ऊपर। तो 1-2 मार्क्स भी ना आपको मतलब हेल ऑफ डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सही है जी। तो ये मतलब बेसिक ओवरव्यू था मैथ्स के पोर्शन का। और पेपर पैटर्न आपको सर जैन ने पहले ही बता दिए, इंग्लिश वगैरह जो उसमें पोर्शन इंक्लूड होते हैं सिलेबस के अंदर। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन पेपर के हवाले से? मैं फिर आगे आपको आज थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा देता हूँ, बेसिक जो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर कर देता हूँ। यहाँ तक इसकी का कोई क्वेश्चन तो पूछ रहे थे? जी सर। अभी इस चैट बॉक्स में क्वेश्चन है स्टूडेंट का, वो कह रहे हैं कि 1 पेपर के बाद जो रिजल्ट है वो कितनी देर में आ जाता है, और साथ में डिस्क्रिप्टिव जो है उसकी तैयारी साथ हो जाती है। तो इसका आप जरा इनको आंसर कर दें। अच्छा अली, ऐसा है कि 1 पेपर के बाद मेरा रिजल्ट आया था, ये अभी दिसंबर के एंड में रिजल्ट आया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 से 6 माह लग जाते हैं रिजल्ट आने में रिटर्न का। इतना मतलब नॉर्मल टाइम होता है। और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मैंने जब मैंने टेस्ट दिया था ना MCQ का, तब मुझे पता था कि मेरे वहाँ पे ना 88 MCQs ठीक हैं, सॉल्व करते हुए मुझे पता था। तो आई न्यू कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी उसके बाद स्टार्ट कर दी थी। अगर आपको नहीं श्योर कि आपका होगा कि नहीं होगा और आप रिजल्ट का वेट करना चाहते हैं, तब भी कर लें रिजल्ट का वेट। लेट्स से दिसंबर में आपने रिजल्ट आ गया और आपने रिजल्ट का वेट किया, फिर भी आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने होते हैं तैयारी के लिए। 3 महीने मोर देन इनफ है तैयारी के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए। बिलीव मी, बहुत टाइम है।
ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं एक्सक्यूज है। मी गाइस, जस्ट फॉर मिनट। जी सर। बेसिकली अली बेटा देखें, जो मेरे ख्याल में अली जो पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर ये कि अली, आपका जब वन पेपर का रिजल्ट आता है और आपका एग्जाम वन पेपर का क्लियर, तो आपके पास एटलीस्ट टाइम होता है डिस्क्रिप्टिव के लिए 3 मंथ। ठीक है, पिछले एक दो बैचेज में जब रिजल्ट आया तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर भी लगा था पूरा डिस्क्रिप्टिव की रिजल्ट अनाउंस होने में। तो एटलीस्ट आपके पास 3 मंथ होंगे, इससे ज्यादा टाइम इंक्रीज कर सकता है। तो आपके पास स्क्रीनिंग के बाद एक अच्छा खासा टाइम होता है कि आप डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो इजीली अपनी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो अगर आप उसका वेट करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स तो होंगे कि आप अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर लें, और वो इनफ होंगे आपके लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट रखें। जी आज जी थैंक यू सर। तो जी जी, कोई क्वेश्चन? वॉइस में डिस्टॉर्शन हो रही है। बीच में आवाज कटे तो बता दीजिएगा मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा। स्क्रीनिंग के नहीं, कभी कभी टाइम लग जाता है, 6 से 7 माह लग जाते हैं रिजल्ट आने में ना, इतना टाइम नॉर्मल होता है। चलिए ठीक हो गया। ये जी हमारे ये जो आज हम सेट्स पढ़ लेते हैं, सेट्स पढ़ लेते हैं और साथ में ना बेसिक अरिथमेटिक पढ़ लेते हैं। ये सेट्स और बेसिक अरिथमेटिक, मैथ के अलावा बाकी क्वेश्चन कैसे तैयार करें। अच्छा एक काम करते हैं कि 9:40 हुई है ना, 20 मिनट हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद ना हम जो आपके बाकी चीज़ें होंगी उनको कैसे तैयार करना होता है मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा फिर। ठीक है, 20 मिनट हम पढ़ लेते हैं, बस 20 मिनट्स लगेंगे हमको ये टॉपिक ख़त्म करने में। तो मैं आपको 2 टॉपिक्स आज मैथ के पढ़ाया था। ये मैथ की मतलब प्रॉपर फर्स्ट क्लास ही है, कल से मैं नया टॉपिक शुरू कराऊंगा। आज हम सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे सेट्स का और एक बेसिक अरिथमेटिक का। बेसिक अरिथमेटिक का मतलब होता है, आपने एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मैथ्स रूल, इसको BORDMAS कहते हैं, बोर्ड मैथ्स रूल कहते हैं। इसका मतलब बेसिक अरिथमेटिक है। इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये चारों आती हैं बेसिक अरिथमेटिक में। सेट्स होते हैं, ये 2 टॉपिक हमने खत्म करने हैं। अच्छा पहले सेट्स पढ़ लेते हैं हम। सिर्फ उतना आपको मैं कराऊंगा जितना मतलब जरूरी है पेपर के लिए, ज़्यादा डीप जाने की आपको मतलब ज़रूरत नहीं होगी इतनी मैथ्स में। सेट्स आपके बेसिकली अगर डिफाइन करें सेट्स को तो क्या होते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब आसान अल्फाज में एक सेट क्या है, जिसको मैथ का कुछ नहीं पता उसको सेट सेट का कुछ नहीं पता। सेट क्या है आसान अल्फाज में, ये ए है, ए एक सेट है। अगर उस सेट में 1 2 3 4 लिखा हो, ये 1 2 3 4 क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से डिफरेंट है। 1 एक डिफाइन, ये डिफाइंड कैसे है, 1 एक नेचुरल नंबर है, डिफाइंड है। 2 क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, इवन नंबर भी है, डिफाइंड है। तो अगर एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कुछ चीज़ें हो जो वेल डिफाइंड हो और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उनको अगर हम इकट्ठा जोड़ दें फ्लावर ब्रैकेट्स में, उन्हें कहते हैं कि वो हम एक सेट बन गया। ठीक है, ये एक सेट है, उस सेट को मैंने नाम दे दिया ए। आप चाहे तो उस सेट को अपना नाम दे दें, आप सेट को अहमद कह दें, आप उस सेट को बी कह दें, जी कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, वाई कह दें, सेट का नाम कोई भी हो सकता है। सही है, ये सिंपल सेट की डेफिनेशन है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं और ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं वो। एक होता है टेबुलर मेथड सेट को रिप्रेजेंट करने का। टेबुलर मतलब नंबर की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सेट है, उसे मैं कह देता हूँ यू सेट है। उसके अंदर आपके पास नंबर्स पड़े हुए हैं 23 45 78 99, ये 4 नंबर पड़े हुए हैं। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म पड़े हुए हैं। टेबुलर फॉर्म क्यों है ये, वो आपको कहेगा एमसीक्यू में, ये सेट देगा और पूछेगा कि ये सेट की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, तो आपने वहाँ पे ऑप्शन लगा देना कि ये टेबुलर मेथड है। ठीक है, ये इस तरह से एमसीक्यू ये आया हुआ था एमपीटी में। ये नंबर लिख देते हैं 5, बस ये सही है। ठीक है, अब इसी सेट को मैं आगे लेके चलूंगा।
एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ये u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 क्या है, 1 2 3 4 5 होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल u इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बस ये इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। टेबुलर मतलब नंबर्स की फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्ड्स की फॉर्म में। सही है। और एक इसको रिप्रेजेंट करने का थर्ड तरीका होता है, उसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ये थोड़ा टेक्निकल होता है। जैसे ये सेट लिखा हुआ था ना यू, अब मैं लिखूंगा यू मतलब सेट बिल्डर में ना आप कहते हैं कि कोई एक नंबर लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया x, ठीक है, सच दैट, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है ना, सीधी लाइन, इसे कहते हैं सच दैट मैथ्स की लैंग्वेज में। x क्या है x बिलोंग्स टू n क्या है नेचुरल नंबर। ये जो ऊपर सेट लिखा हुआ है ना u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख रहा हूँ सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। तो मैंने लिखा कि u क्या है, u के अंदर कोई नंबर है x क्या है, x बिलोंग करता है n को, n क्या है नेचुरल नंबर्स, यहाँ तक ठीक। एंड x है कहाँ तक, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। ये था 1 2 3 4 5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने कहा ये नंबर्स कोई x है, x बिलोंग किसे करता है नेचुरल नंबर्स को, n से बिलोंग करता है। x है क्या, x है ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। इसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अगर यहाँ कोई भी इसमें सवाल हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ये चीज हमें समझ नहीं आई। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बहुत फेमस सवाल है। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने पे डिविजिबल होते हैं, जैसे एक 7 प्राइम नंबर है, तो 7 क्या है, 7 सिर्फ डिविजिबल होता है अपने पे, 7/7 पे, और किसी पे डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है कि अगर उसको डिवाइड करें तो आंसर ना होल नंबर आए, आंसर में पॉइंट्स ना हो, 1 पॉइंट आंसर ना आए, 2 पॉइंट समथिंग आंसर ना आए, ठीक है। तो प्राइम नंबर, अगर आपको एक सेट दिया हो प्राइम नंबर्स का तो ऐसा दिया होगा, बस 1 दिया होगा, 3 दिया होगा, 5 दिया होगा, 7 दिया होगा, 9 दिया होगा, 11 दिया होगा, 13 होगा, ठीक है। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। इसको मैंने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो कैसे लिखूँ, मैं लिखूंगा, इसको नाम दे दें ए, ये ए सेट है। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनेगी, यहाँ पे x लिख दें, आसान कर दें, यहाँ लिख दें अली, जी जी 2 लिखा मैंने, हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 में से हो गया, मैं 2 लिख रहे हैं। अब यहाँ लिख दें x such that x belongs to what, belongs to prime number, प्राइम नंबर के लिए होता है p, एंड x क्या है, x एक नंबर है जो कि लेस देन है और इक्वल टू है किसके, 13 के। मतलब एक सेट को सेंटेंस की फॉर्म में लिखना और उस सेम चीज को एक सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना, ये 3 तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। सिंपली बस सेट यही है कि एक डिफरेंट चीजें थी, उनको उठा के एक जगह कंबाइन कर दिया, वो एक दूसरे से डिफरेंट है, वो सेट है, बस। सही है। इसकी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ सेट। इतना नॉलेज बहुत है एमसीक्यू की हद तक। टाइप्स ऑफ सेट जो होती हैं, एक होता है नल सेट। नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर नल कुछ नहीं है, खाली है, ये खाली सेट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगला होता है सिंगलटन सेट, जिसके अंदर
एक एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट हो, ये सिंगलटन सेट है, सही है, ये सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है। अगला होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट हो, जिसको हम काउंट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल ले लें, 1 2 3, एक फाइनाइट सेट है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अगला होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपके पास, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। चावल के दाने होते हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो कि एक सेट है ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हो मिल्क, यहाँ लिखा हो राइस, एक इनफाइनाइट सेट है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। अगर लिखा हो इस तरीके से 1 2 3, अगर लिखा हो सो ऑन, इस तरीके से लिखा हो सो ऑन, तो ये भी क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है। कुछ लोग कहते हैं 1 मतलब प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू आया था हमारे एफपीएससी के अंदर, तो मेरा वो ठीक हुआ था, मतलब मैंने लिखा था 1 प्राइम नंबर है और वो मेरा एमसीक्यू ठीक हुआ था। तो अगर पेपर में है तो आपने लिखाना है वहाँ पे, क्योंकि एफपीएससी इसको ठीक मानती है। सही है, आगे आप आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स आपके पास होते हैं, अब ना एक सेट है ए, सही है। तो अगर मैं कहूँ कि एक सेट है ए, उसके अंदर 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। एक और सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 2 1। अगर दो सेट्स के अंदर सेम चीज़ें हो, उनका ऑर्डर जो मर्जी हो, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल क्या मतलब बराबर है, सही है। कोई यहाँ तक किसी का कोई इशू, मतलब ये सेट इक्वल है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 3, और जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सेम 1 2 3। एक होता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, अगर एक सेट है ए, उसके अंदर आपके पास 1 2 3 है, और एक सेट है बी, उसके अंदर आपके पास 4 5 6 है, 4 5 और 6 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। उसमें 1 2 3 है और इसमें 4 5 6 है। तो ये सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है, सही है। तो इनमें आपको फर्क पता होना चाहिए। ये 2021 के पेपर में आया था, ये जनरल सेंसिबिलिटी के एमसीक्यू आया था। दो सेट में अगर 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसमें कितनी चीजें हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। अगर वो सेम है तो वो इक्वल सेट्स हैं, अगर वो डिफरेंट है तो वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, सही है जी। पूछ लें कोई क्वेश्चन ना, पूछ लीजिएगा मेरे से बीच में, टोक के पूछ लें, बेशक कोई इशू नहीं है। बहुत बेसिक क्लास है आज। नेक्स्ट आपके है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट नाम से बता रहा है कि मतलब क्या है डिसजॉइंट का, दो ऐसे सेट्स जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ए 1 2 3 है और बी 4 5 6 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट है। दूसरा होता है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, अगर यहाँ पे 4 5 की जगह 1 लिख दूं यहाँ पे, तो अब ये ए और बी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्यों, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, सही। ये मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक सवाल जो आता है आपको पेपर में से, कहते हैं पावर सेट्स। जी जी, क्वेश्चन पूछ लें। सेट के 3 टाइप्स हैं इसमें, जो नहीं, सेट को ना रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, टाइप्स उसकी ये सारी हैं। ये हैं 3 तरीके सेट को लिखने के, नंबर के तरीके में, वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, और सेट बिल्डर नोटेशन, ये उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, और ये सारी उसकी टाइप्स हैं, सही। दोनों में मतलब ये फर्क है। पावर सेट्स क्या होते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। एक सेट है ए, ठीक है, उसके अंदर जी जी क्वेश्चन पूछ लें। इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफी है आपके लिए एमसीक्यू के लिए, और डीप जाना नहीं आपने, आपको पता होना चाहिए कि चीजें हैं क्या। बाद में जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं पास पेपर क्वेश्चन से, तो वहां से आपको हो जाएगा क्लियर। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे होता है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराऊंगा चीज़ों के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको मैं खुद सारी चीज़ें खुद कराऊंगा। जो एफआई के पास पेपर्स हैं, मेरे पास 20 पड़े हुए पास पेपर पिछले 5 साल के, उनमें एक पेपर में 20 सवाल है मैथ्स के,
मैंने लेक्चर मूव अप खत्म कराने हैं सारे, और CSS के पिछले 5 साल के पास पेपर मैंने रखे मैं डाउनलोड करके। मैंने भी मतलब तैयारी ऐसे की थी मैथ्स की, तो मोर देन इनफ है ये तैयारी। जिसको नहीं आती स्टार्ट से मैथ वो भी कर सकता है। लगता है आपके पास यहाँ पे एक सेट है। सर जी जी पूछिए। सर ट्यूबुलर सेल मेथड ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, और इसके बाद वाला भी। देखिए ट्यूबलर का मतलब होता है नंबर की फॉर्म में। मैं कहूँ ना आपके पास, आपको एक सवाल एक MCQ आता है कि व्हाट इज द ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको होल नंबर कर लिया, सेट ऑफ होल नंबर। ये पूछता है आपसे कि ट्यूबुलर फॉर्म लिखे सेट ऑफ होल नंबर की। आपको पता है कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से होता है। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर है। अगर मैं होल नंबर को लिखूं नंबर की फॉर्म में, मतलब उसमें नंबर्स हो सेट में, जैसे नंबर्स ही हैं सारे, 0 1 2 3 4 नंबर्स ही हैं, तो ये ट्यूबुलर फॉर्म है इसकी। इसको पाइप फॉर्म भी कहते हैं, पाइप की फॉर्म, सारे नंबर्स हैं। जिस फॉर्म में डिजिट आ जाए उसे कहते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स में। वर्ड्स में क्या आएगा? ये सेट ऑफ होल नंबर्स। मैं एक और बहुत इससे आसान एग्जांपल देता हूँ। FPSC में आप लोग अप्लाई करते हैं ना, उसमें उसमें चालान भरते हैं। चालान में लिखा होता है फीस कितनी भरी है आपने, तो क्या लिखते हैं आप? फीस लिखते हैं 300। आगे लिखा होता है फीस को लिखे वर्ड्स में, तो फिर आप लिखते हैं 300 रुपीज। लिखते हैं चालान, लिखते हैं दो चीजें। ये है ट्यूबुलर फॉर्म, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सिंपल अल्फाज में। यस क्लियर है ये। चले, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है पावर सेट्स का। आपको सब सेट्स लिखने आने चाहिए। वो आपको ऐसे सेट देगा और पूछेगा MCQ में कि हाउ मेनी सबसेट्स दिस सेट हैज, यानी इस सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स हो उनको 2 की पावर करते हैं। जैसे ये आपके पास 2 है ना, इसको यहाँ से बढ़ के दिखाता हूँ करके। इस पर इक्वेशन लिख दें यहाँ पे। 2 की पावर करनी है आपने, क्या करनी है? 2 रेज टू पावर जितने एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट है? 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 2। 2 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4। इसके 4 सबसेट्स हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है ABC, अब इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 3। अब कितने सबसेट्स हैं इसके? 2 रेज टू पावर 3। 2 इंटू 3 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। इसके 8 सबसेट्स हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हो DEF और G लिखा हो, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 7। 2 रेज टू पावर 7 क्या होता है? 7 दफा 2 से करना मल्टीप्लाई। ये 4 5 6 और 7 कितना आ गया आंसर? 128 आ गया। यहाँ 128 कर दें। इसके 128 सबसेट्स होंगे। सही। दीदी का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको। ये MCQ, एक तो ये MCQ पूछता है, आपको एक सेट दिया होता है और पूछता है कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो जिसके भी आपने सबसेट्स निकाली हैं, सिंपल उसको 2 रेज टू पावर उसमें जितने एलिमेंट्स है वो कर दें। तो ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। अब सबसेट्स होते क्या है? ये मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2। मैं आपको सबसेट बनाना सिखा रहा हूँ, सीख ले। मतलब ओके है ना, सीखी है तो इतना मतलब इतना मसला नहीं है। इसके मैंने सबसेट लिखने हैं। इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज टू पावर 2, तो 2 इंटू 2 होंगे सबसेट्स। कितने होंगे? 4। तो मैंने 4 सबसेट लिखने हैं इसके। तो सबसेट्स इज इक्वल टू, पहला सबसेट होगा नल सेट। जब भी किसी सेट के आपने सबसेट लिखने हैं ना, उसके स्टार्टिंग में हमेशा आता है नल सेट, हमेशा। उसके बाद आता है 1, उसका पहला एलिमेंट जो भी है। उसके बाद 2 और उसके बाद 1 2। मतलब पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट और फिर उनका कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे समझ लें कि चार बच्चे खड़े हैं आपके सामने एक लाइन में।
सही है, आपने उनकी ग्रुपिंग करनी है। आपने सबसेट का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। तो पहले आपने एक बच्चे को साइड पे किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ठीक है, फिर 1 2 को साथ मिला दिया, फिर 1 3 को साथ मिला दिया, 1 4 को साथ मिला दिया। इस तरह आप मतलब एक तरह से ना कॉम्बिनेशन बनाने हैं आप बच्चों के। इस जो आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना स्टूडेंट्स की या बच्चों के, या जिस भी एलिमेंट के आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सबसेट्स। ये मेरे पास दो थे ना एलिमेंट, 1 2 थे, तो पहला सबसेट हमेशा होता है नल सेट, वो अलग कर दें। ये क्वेश्चन पेपर में यही आता है। पावर मोस्टली सवाल ना अगर सेट में से आता है तो वो पावर सेट में से क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे ऊपर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सेट के। अगर सवाल पेपर में आता है ना एमपीटी में, 2023 में ये सवाल आया था एमपीटी के अंदर, ये 2022 में जो एमपीटी हुआ था उसमें पावर सेट में से ही सवाल आया था। वो ये पूछा हुआ था कि ये सेट दिया हुआ था, पूछा हुआ था इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं, तो वो 2 वाला जो ये फॉर्मूला ये लगना था वहाँ पे, और आपने आगे लिखना था कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। नई सेट बनाने के लिए वहाँ पे नहीं आता। वैसे आपको सेट सबसेट बनाने आने चाहिए, अच्छी बात है, बेसिक है ये भी, मतलब ये कॉन्सेप्ट ये इम्पोर्टेंट होता है। दो के वो पूछ लेते हैं कभी कभी एमसीक्यू में ना, आपको दो की पूछ सकता है कि इसके सबसेट बना के दिखा दें। इतनी जगह होती है वहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन, 3 के नहीं पूछेगा, 2 के पूछ लेगा। तो ये एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको मैं। जी 2021 में दिया था। और एक सेट ले लें, अब इस सेट का नाम चेंज करते हैं, इस सेट का नाम रख दें हमजा के नाम से। इस सेट का नाम रखा है मैंने, ठीक है। इस सेट में आप 1 2 3 प्लस 3 कर दें। इसके आपने सबसेट बनाने हैं। कितने सबसेट होंगे इसके? हाँ 2 के सीख लें, 3 के सीख लें, बस 3 तक के इनफ है, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 है, इसके कितने सबसेट बनेंगे आपके? इसके बनेंगे 2 raised to power 3, या 2 raised to power 3 करिए। 2 raised to power 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया? 8। तो मतलब इसके 8 सबसेट्स बनने हैं आपके। बनाए नहीं सकते, बनाते हैं इसके। पहला है आपका ये नल सेट। हमेशा पहला सबसेट ना हमेशा नल सेट ही होता है एक। उसके बाद अब ग्रुपिंग करनी है। पहले क्या आएगा? 1, पहले 1 लिखें, उसके बाद 2 कर दें, उसके बाद 3 कर दें। अब पेयर बनाएं। पहले बनाए पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ। 1 खत्म हो गया, अब 2 का पेयर, 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ। 2 का पेयर मैंने 1 के साथ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये पीछे बना लिया है। 1 2 2 1 एक ही बात है। तो पहले 1 का पेयर बनाया 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ। 3 का पेयर बनता है 1 के साथ, लिख दिया पहले से ये 1 3। ठीक है, ये 3 4 5 6 7 और 8वां बन जाएगा 1 2 3। ये आपके 8 सबसेट पूरे हो गए। इसमें एक नल सेट और एक ये खुद, ये दोनों होते हैं। ठीक है, जो सेट गिवन होता है ना उसको लिखना होता है एंड पे, और स्टार्टिंग में आता है नल सेट। ये दोनों सेट हर किसी में होते हैं। बीच में क्या है? बीच में सिर्फ आपने बनाने कॉम्बिनेशन। पहले सबको अलग अलग लिखे, 1 को अलग लिखा, 2 को अलग लिखा, 3 को अलग लिखा, फिर इनके पेयर बना दें। 1 को 2 के साथ पेयर, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, और फिर 1 2 3। ठीक है, सिंपल पेयरिंग करनी, कुछ भी नहीं करना है। सही है, ये आपके सेट हैं, इतना ही काफी सेट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाए आपके बोर्ड मैच रूल पे। बोर्ड मैच का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट्स, स्पेलिंग कर दीजिए। दूसरा होता है आपका ओ का मतलब होता है ऑर्डर, ये ऐसे कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट ये है, ये लिखा है ना 2 raised to power 3, ये 3 क्या है? एक्सपोनेंट है। किसी नंबर की पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। अगर कोई आपको इक्वेशन दी हुई है सॉल्व करने के लिए, बोर्ड मैच रूल कहता है कि आपने उस इक्वेशन में सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है,
फिर आपने पावर को सॉल्व करना है, फिर आपने डिवीजन करनी है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है और एंड पे आपने क्या करनी है, एंड पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने सवाल को सॉल्व करना होता है बोर्ड में रूल आपको वो बताता है। अब मैं इसकी एग्जांपल पे आता हूँ, उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन वहाँ आपने किस स्पीड से करनी होती है। पेपर में सपोज आप यकीन करें कि लेट्स से आपके पास एक सवाल आ गया पेपर में और उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है लेट्स से 88 और 42 की। लेट्स से ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है आपने, तो आपको इस तरीके से परफॉर्म करनी आनी चाहिए। 8 2 16 6 1 कैरी 16 17 इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। 8 4 32 2 3 कैरी, 3 कैरी कर लिया, यहाँ 35 कर दें, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 6 5 6। हार्डली एक मल्टीप्लिकेशन आपको 9 से 11 सेकंड में कर लेनी चाहिए। पेपर के अंदर इतनी स्पीड में आपकी बनाऊंगा, एंड तक आपकी इतनी स्पीड में बनवा दूंगा। क्योंकि वहाँ पे रफ वर्क करते हैं ना, आपका टाइम बहुत ही कम होता है और टेंशन भी वहाँ हो रही होती है बंदे को। सही है जी, तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। जी क्वेश्चन है। सर ये तो बेसिक मैथ है ना, मैंने 2022 वाला एफआई का पेपर देखा था, वो तो बहुत आगे लेवल का था, बहुत मतलब हार्ड लेवल का दिया हुआ था मैथ्स। हाँ, तो अभी तक हम वहाँ पहुँचे कब है। मैं आपको जब रेंज ऑफ परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर आपको मैं कॉम्प्लेक्स सवाल खुद सॉल्व कराऊंगा। मैंने आपको पेपर सॉल्व कराने हैं एफआई के सारे जी सर। फर्स्ट पेपर्स, तो उसमें वो सारे सवाल भी आ जाएंगे। टोटल आपके मैथ लेक्चर ना, टोटल आपके 7 लेक्चर होने हैं मैथ्स के मेरे साथ, 7 लेक्चर्स। जो फर्स्ट आपके होंगे ना 4 लेक्चर्स, उनमें मैंने आपको ये सब कवर कराना है थ्योरी वाइज। ये जो सारे टॉपिक लिखे हुए हैं ये सब मैंने खत्म करा देने हैं कॉन्सेप्चुअली। और इसमें CSS की मैथ भी इंक्लूडेड है। जो बाकी आपके 3 लेक्चर बच जाएंगे मैथ्स के, उनमें मैंने आपको FIA के पास पेपर्स करवाने हैं। मैं आपको होमवर्क दिया जाएगा हर लेक्चर के बाद। कुछ मैंने पढ़ाना है, कुछ आपने होमवर्क भी करना है। जो होमवर्क वो करता रहेगा साथ साथ, मतलब करना साथ साथ ही आपने, ज़्यादा बड़ा होमवर्क नहीं होगा वो। हार्डली उसको करने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे बस, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस होगी आपकी। अलजेब्रा भी करा देंगे आपको, स्टार्ट से करा देंगे अलजेब्रा, कोई इशू नहीं है। और आपको मैंने CSS के पास पेपर्स करवाने हैं। MPT भी इसमें शामिल ही है, 2 ही MPT हुए हैं ना 2022 के, तो वो दोनों करा दूंगा आपको। इसमें जो मैथ के सवाल थे ये मैंने सारा कवर कराना आपको मैथ्स में, तो मतलब यही नाप है। मुझे पता है किस डिफिकल्टी के सवाल आते हैं वहाँ पे। सही है जी, ओके जी। बोर्ड मैथ्स रूल की एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं जल्दी इनको कवर करना है। मैंने लिखा है 4 क्लासेस में, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ये सारे टॉपिक आपको 3 में खत्म करा दूं। मैं एक बार ना, जिनको मतलब जिनकी तो मैथ्स का बैकग्राउंड है उनको तो इजी लगेगा ये सब कुछ यहाँ पे होंगे सोशल साइंसेज वाले जिन्होंने मैथ्स पढ़ी ही नहीं है मैट्रिक से, तो उनके लिए चीज़ें सारी न्यू है। इसलिए उनके लिए मुझे पहले ना ये कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद मैं उन्हें सवालों पे लेके जाऊंगा। तो ये जी कोई एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 2 + 3 कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 4 से, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ पे डाल दें 91 - 45 डाल दें और इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर दें 3 से और माइनस कर दें 4 से। इसको ज़रा सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें ज़रा, फिर आंसर ना बेशक बोल दें, चैट बॉक्स में लिख दें। 2 मिनट लेकिन इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें इस सवाल को। इसका आंसर पॉइंट नहीं आता ना, बगैर कैलकुलेटर हाथ से करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना आपने। 2 मिनट ले लें। इसको 90 कर दें, इजी हो जाएगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। 90 कर दें इसे, बट ये इतना सवाल। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसमें कोई एक्सपोनेंट नहीं है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसके बाद डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लिकेशन करें, फिर एडिशन करें, फिर सब्ट्रैक्शन करें।
तो देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 + 3 वैसे का वैसे रह गया, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस, इसको मैंने कुछ छेड़ा नहीं है। पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। 90 माइनस ये 90 माइनस 45 करूंगा, कितना होता है? 45 होता है। तो मैंने यहाँ 45 लिख दिया, डिवाइड बाय 3 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मैंने? सर 3 डिवीजन करना है। जी रिपीट कीजिए आंसर। सर 2 + 3 मिसिंग है मेरा। हाँ यहाँ पे 2 + 3 होता है, यस। ठीक है, आगे आपने डिवीजन करनी है तो यहाँ पे 2 + 3 वैसे का वैसे लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई 4 कर दें, माइनस 45 डिवाइड बाई 3, इसको आपने सॉल्व करना है 45 डिवाइड बाई 3 को। डिवीजन आपने इस तरीके से परफॉर्म करनी है, डायरेक्ट नहीं करवा रहा मैं, मतलब कराया तो डिवीजन आपको। ये 45 है और ये डिवाइड बाई 3 है, 3 1 जार आपका मिल गया। थोड़ा इसको नीटली कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे पैड पढ़ा, पैड साथ लाया नहीं, राइटिंग पैड जो होता है। ये आपका 45 डिवाइड बाई 3 कर दें, 3 1 जार 3, 4 में 3 गया 1, यहाँ 5 करते हैं, 3 5 जार होता है 15। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। ये जो बचा ना एंड पे 0 बचा है, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसे कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं डिवाइडेंड। सही ये चीज़ है, मैंने पता नहीं चाहिए आपको। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 15, तो यहाँ 15 लिख दें, माइनस 15 माइनस 4। सिंपल पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 90 माइनस 45, 45 आ गया, डिवाइड किया 3 से 15 आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ छेड़ना नहीं है। अब क्या करना है? डिवीजन के बाद क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 2 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है 3 × 4, कितना होता है 12, यहाँ 12 लिख दें, माइनस 15 और माइनस 4। उसके बाद क्या करनी है? एडिशन करनी है। तो 12 + 2 क्या होता है 14, माइनस 15 और माइनस 4। अब क्या करनी है? अब सब्ट्रैक्शन करनी है, सब कुछ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है। 14 माइनस, पहले इसको कर लें सब्ट्रैक्ट, 15 माइनस 4 कितना होता है 11। सही है, 14 माइनस 11 क्या होता है आपके पास? 3। 3। सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई सवाल यहाँ तक? मतलब एक बस एक रूल है, इसको इस तरीके से आपने परफॉर्म करनी होती है चीज़ें। बोर्ड मैथ्स रूल आपको ये कहता है। ये सिंपल सेट की आपकी थ्योरी थी और ये बोर्ड मैथ्स की सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बोर्ड मैथ्स मतलब सेट्स में और चीज़ें भी आती हैं, जो आप में से किसी ने एफएससी पढ़ी हो ना, तो उसने सेट्स में कुछ ऑपरेशंस पढ़े होंगे। नहीं, कुछ सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इनके नाम सिर्फ याद कर लें, लेकिन ये क्या होते हैं इनको देखने की जरूरत नहीं है। एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये होता है ऑपरेशन। मतलब एक दो सेट दिए हैं आपको ए और बी, उनमें जो नंबर मतलब कॉमन है ना, कोई ऐसा नंबर जो ए में भी है और बी में भी है। अली जो है ना, अली नाम वो सेट ए में भी है और अली का नाम सेट बी में भी है, तो अली क्या है? वो इंटरसेक्शन है दोनों सेट्स का। बुक है, एक बुक है मैथ्स की, ये वाली बुक है, ये है मास्टर योर मैथ। या ये बुक कर लें या फिर ये वेबसाइट्स कर लें, indiabix.com या exambira.com, या वो बुक या इन दो वेबसाइट में से एक वेबसाइट करनी पूरी है। मैं ये नहीं कहता तीनों चीज़ें करें, इन तीनों में से एक पूरी कर लें बहुत है, लेकिन पूरी करें। सही है। उसके बाद होता है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स होते हैं, एक होता है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, और एक होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। जी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बुक मैं ना ग्रुप में आपको कर दूंगा शेयर। ये बुक है वैसे, मास्टरी योर मैथ, ये ब्रेटा की बुक है, वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वो कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, ये वैसे सेट्स के ऑपरेशन होते हैं, इनके ऊपर एक डी मॉर्गन लॉ भी होता है यहाँ पे, बट ये आपके मतलब इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। डी मॉर्गन रूल होता है, बस के नाम बताऊँ तो बस काफ़ी है। ठीक है, इतना मतलब इनमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू की हद तक इनके नाम भी काफ़ी, बस आपको ये बताना चाहिए सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, ये मतलब वो ये बस दो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, एक सेट्स का और एक बोर्ड मैथ्स रूल का।
ये सेट्स हो गए आपके और बेसिक अरिथमेटिक हो गई। इसमें बोर्ड मैथ्स टू लिस्ट में आती है। बस ये 2 टॉपिक्स आज के लिए बहुत हैं, इनको प्रैक्टिस कर लें। indiabix.com वेबसाइट से मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी। ये देखें, ये वेबसाइट है exambita.com की। यहाँ पे एक पोर्शन होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, मैथ्स का पोर्शन ये दिया हुआ टॉपिक आपको सारे यहाँ पे। ये वही टॉपिक्स हैं जो सीएसएस में दिए होते हैं, सारे नहीं करने होते ये। इसमें से जो कवर करने हैं बस वही मैं आपको बता दूंगा लेक्चर में ना आगे कि इसमें से कौन कौन से आपने कवर करने हैं, वही काफ़ी होते हैं, सारे नहीं करने होते इसमें से। इसमें एवरेज के दिए हुए हैं, ये परसेंटेज दी हुई है, सवाल यहीं से आते हैं। आप पेपर निकाले ना एफआई का 2022 का, उसमें जितने सवाल थे ना एवरेज के, रेशो के, परसेंटेज के, वो यहीं से आए थे, इसी वेबसाइट से आए थे। वो मैंने कवर की थी। सही है जी, पहले आप क्वेश्चन पूछने का कोई। मेरे 2 टॉपिक्स बहुत हैं आज के लिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बाकी सब्जेक्ट्स का मैं गाइड कर दूँ। किसने पूछा था वो क्वेश्चन? जी सर, किसी गर्ल ने पूछा था यहाँ पे, बट मेरा भी यही सवाल है कि जो बाकी कोर्सेज उनको कैसे तैयार करना होता है। जी जी सर, यही सवाल। पहला पोर्शन आपको आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में ना आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं, लिख लेंगे चीज़ें सारी। 5 एमसीक्यूज आते हैं प्रेपोजिशन के, 2-3 एमसीक्यूज आते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव। अगर एक्टिव पैसिव आएगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगी, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगी तो एक्टिव पैसिव नहीं आएगी। टोटल 8 एमसीक्यूज हो गए। 5 एमसीक्यूज आते हैं सिनोनिम्स के, एंटोनिम भी हो सकते हैं, सिनोनिम भी हो सकते हैं। 5 आते हैं, 5। नेक्स्ट आते हैं ग्रामर के एमसीक्यूज। एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक वर्ड को उसने अंडरलाइन किया होता है और पूछा होता है ये नाउन, मतलब ये ग्रामर की क्या चीज़ है, ये वर्ब है, ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें उसने पूछा था जेआईटी क्या है, तो जेआईटी एक कलेक्टिव नाउन है। बस ये आपका क्वेश्चन होता है इंग्लिश का। इसकी तैयारी कहाँ से करनी है? जितने मैंने टॉपिक बताए ना आपको, इनके रूल्स मुझे यहाँ विजन की तरफ से ना प्रोवाइड किए गए थे। सारी इंग्लिश वहीं से आई थी, मैंने उसी को मतलब तैयार किया था रूल्स के हिसाब से। ये हो गया इंग्लिश साइड पे। नेक्स्ट आ जाए करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ ले, मतलब मैंने नहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर, मैंने बिल्कुल ही एंड पे पढ़ा था। मैंने pakmcqs.com को पूरा कवर किया था, मैंने जितना भी था पूरा मैंने कवर किया था। और साथ में मुझे सर ने ना, सर जैन ने और सर अवैस ने मुझे फाइल दी थी करंट अफेयर्स की, जिसमें 2 साल के करंट अफेयर पड़े हुए थे कंबाइंड। मैंने वो फाइल पूरी की थी। एफआईए में करंट अफेयर वहीं से आए थे। वो 2 साल के फाइल होते हैं। जैसे इस दफ़ा ना 2 साल के अपने कवर करने हैं, तो अपने 2021 के, 2022 के और 2023 के फरवरी के महीने तक के एमसीक्यूज आपको आने चाहिए करंट अफेयर के। वो फाइल आपको दे देंगे हम, कोई इशू नहीं इतना, वो इतना मसला नहीं है। उसको याद खुद करना, मतलब बच्चों ने। सही, करंट अफेयर होगा साइड पे। थर्ड टॉपिक आता है आपका एफआईए एक्ट का। वो रट्टा मारना आपने, मैंने उसको रट्टा ही मारा था एफआईए एक्ट को। यहाँ जो अब मुझे विजन की तरफ से भी एक फाइल दी गई थी एफआईए एमसीक्यूज की, तो उन्हीं एमसीक्यूज में से वो सारे ही आ गए थे। बेसिकली जितने एमसीक्यू थे उस फाइल में, वो सारे ही आ गए थे वहाँ पे। 2022 में इस्लामियात का सवाल नहीं आया था, इस्लामियात का और पाक स्टडीज का सवाल नहीं आया था, मुझे याद है। उसमें एफआईए एक्ट के 20 सवाल आ गए थे। तो कभी कभी एफपीएससी करती है ऐसे कि वो एक टॉपिक को स्किप कर देती है, लेकिन इस दफ़ा स्किप नहीं होगा। इस दफ़ा सवाल हर किसी में से आएंगे।
ठीक है, FI एक्ट रट्टा ही है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो रट्टा ही मारना है अपने एक्ट को। 3 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट आ जाए ये पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात पे। इस्लामियात की आपको हम एक फाइल प्रोवाइड कर देंगे, वो फाइल मोर देन इनफ है तैयारी के लिए। उस फाइल को 3 बार रीड कर लें, आपको याद हो जाएगी। इस्लामियात की तैयारी के लिए बहुत है वो। पाकिस्तान स्टडीज में मुझे नहीं समझती बच्चों को इतनी मुश्किल क्यों लगती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, आपने शुरू करनी है वो सब कॉन्टिनेंट से, इंडस वैली से शुरू करनी है आपने 5000 BC से, और एक कहानी की फॉर्म में से पढ़ते जाएं। सर जैन खुद पढ़ाएंगे आपको पाक अफेयर्स, वो एक स्टोरी की फॉर्म में आपको सारे मतलब इवेंट्स बताएंगे। वो 5000 BC से लेके अभी ये 2022 तक या 1947 के बाद के जो वाकयात थे, ये 1973 का आइन आने तक। पाक स्टडी के लिए कोई वेबसाइट जरूरत नहीं वेबसाइट करने की, कोई वेबसाइट करने का फायदा नहीं है। वेबसाइट आप एंड पे करें करनी है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टोरी क्या है पूरी। लेक्चर्स लें तो पहले पूरी कहानी पता हो आपको। लेट्स से आपने लेक्चर ले लिए पाक अफेयर्स के, ठीक है, और लेक्चर्स लेने के बाद ना खुद अपने घर में किसी को सुनाए। मतलब जैसे आपने ना एक स्टोरी पढ़ ली कि जी मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में आया सब कॉन्टिनेंट में, उसने ये किया। आगे फिर आपकी डायनेस्टीज आई, आपकी स्लेव डायनेस्टी आई, आपकी खिलजीज आई, तुगलक आया, सैयद डायनेस्टी आई, फिर मुगल्स आ गए, मुगल के बाद फिर ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। उसके बाद आपके पास मतलब पाकिस्तान का जो आइन था वहाँ तक बात गई। बीच में 1947 आया कैसे, बीच में शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, वो सब कुछ हो गया। ये सारी स्टोरी आपको अगर याद हो गई है, और ये सुनने से होती है याद, मुझे सुनने से याद हुई थी बार बार, फिर किसी को सुनाए जाके, किसी दोस्त को सुना दें। घर में बहुत लोगों को सुनाने के लिए मैंने अपनी अम्मी को जाके सुनाई थी कहानी सारी, वो 5000 BC से लेके जो 1973 तक मैंने सारे वाक्य अपनी अम्मी को सुनाया था। सुना के मुझे फिर रट गया था, वो आपको याद हो गया। उसके बाद आपको हम एक फाइल प्रोवाइड कर देंगे, उसमें MCQs दिए होंगे पाक स्टडीज के, 80 सफ़ों की फाइल है। फिर उसको MCQs को पढ़ लें। जब फिर आप MCQs को पढ़ेंगे वो आपको भूलेंगे नहीं। कुछ MCQs होते हैं जो आपको पढ़ के ना याद हो जाते हैं, पढ़ते हैं। आपने इससे पहले वेबसाइट्स पढ़ी होंगी, मुझे पता है आपको, आप पाक MCQs पे गए होंगे, आप testpoint.com पे गए होंगे, वहाँ से आपने पाक स्टडीज के 4000 MCQs पढ़ लिए होंगे, लेकिन वो पढ़ के कुछ कुछ आपको भूल जाते हैं बीच बीच में, फिर भूलेंगे नहीं जब पीछे की आपको ना बैक स्टोरी पता होगी। किसी चीज की आपको ना अगर पीछे की स्टोरी बताओ तो वो चीज बोलती नहीं है, सही है। तो पहले और उनको सिर्फ MCQs से तैयार करने हैं, तो वो ये वाली एक फाइल मतलब खत्म कर लें 80 पेजेस की, और पाक MCQs से मतलब वो पाक स्टडीज के MCQs कर लें। वहाँ 2340 MCQs हैं, तो वो भी मतलब इनाफ है तैयारी के लिए, सही है। इस्लामियत की सर वैसी फायदे बहुत है। जी जी पूछिए। सर मैंने ASF-AD पे अप्लाई किया हुआ है, एयरफोर्स पॉसिबिलिटी ये सब इनफ है? हाँ मैंने भी किया उसमें अप्लाई। अच्छा आपने भी किया हुआ है। नहीं जी पूछिए, इसमें क्या सवाल पूछना आपने। नहीं मतलब सर उनका और FI का थोड़ा सा ही चेंज है, ये जो कोर्स आया हुआ है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं है। मतलब उसमें एवरीडे साइंस है, इधर जो है पाकिस्तान स्टडी दी हुई है, बाकी सब कुछ सेम है। उसमें ना GK है ना उसमें एवरीडे साइंस, उसका सिलेबस तो आसान है बहुत। उसमें सिर्फ आपकी 20 नंबर की इंग्लिश आनी है, 20 नंबर की मैथ्स आनी है, 20 नंबर का ASF के सिक्योरिटी मेजर्स और वो ऑर्डर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के MCQs आने हैं। 20 60 हो गए। 20 आएंगे पाकिस्तान इस्लामियत के MCQs 80 हो गए, और 20 आएंगे करंट अफेयर्स के। ऐसे ही आने हैं 20 ही आने हैं, और इसका मेरिट जाना है 90+ इसका मेरिट होगा। मैं पहले बता रहा हूँ आपको इसका, अगर आपके 90 मार्क्स नहीं थे वो इतना ही होगा। तो आपने 2022 का पेपर नहीं देखा ASF-AD का, और उस पेपर को मैंने जब सॉल्व किया था ना ये पिछले महीने, एज अ फर्स्ट पेपर मेरे 91 बन गए थे। मतलब अगर मैंने उसको खुद सॉल्व जब किया था तो इतना सर 2022 वाला फिर भी इजी था, लेकिन जरूरत तो नहीं ना हर बार इजी उठा के गया। नहीं था इजी, वो इजी उनको लगता है जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है। जी सर, उधर के जो सारे करंट अफेयर के MCQs थे ना, वो सारे MCQ प्लेनेट वेबसाइट से उठाए हुए थे, मैंने वहीं से पढ़े हुए थे, तो वो क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा था।
पाक एमसीक्यू से भी हटाए गए थे, वो सेम पाक एमसीक्यू में भी है, वो वहीं से आएंगे, इस दफा वहीं से ही आने हैं। बात होती है मैथ्स का पोर्शन डिफरेंस पता कर देता है, लोगों के जी मैथ्स सर, में मार्क्स वैसे ही कट मरवा जाते हैं। देते हैं मुझे हमेशा मुझे। क्योंकि उस पेपर में ना मैथ्स मुश्किल थी, मैंने देखी थी, उसमें कुछ सवाल मैथ्स के थे तो बहुत टाइम लिया था सॉल्व करने के लिए। जी सर, मैथ्स बहुत मुश्किल दी हुई थी। तो वही तो मेरिट ऊपर नीचे जाता है बस आपका। मैथ्स के लिए जब आप देखिए पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 100 मिनट है ना, या 90 मिनट नहीं है मेरे ख्याल से, 100 होते हैं ना, 90 मिनट होते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। 40 मिनट ना मैथ्स के लिए साइड पे कर दें पहले से ही। मतलब एक बार आपने मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट किया ना, फिर मैथ्स ही करनी है आपने। मैं उसको एंड पे करता हूँ, मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मैं फिर भी मैथ्स को एंड पे करता हूँ, पहले नहीं करता मैं। जी सर, हमारा साइंस का, इस वजह से हमें मैथ्स नहीं आती। ये तो वो कोई इशू नहीं है। मुझे ये वाली मैथ्स मुझे नहीं आती थी, मैंने इंटीग्रेशन तक मैथ्स पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे ये रेशियोज 8वीं क्लास की मैथ्स मुझे भूल गई थी जब मैं पहले पहले एफपीएससी में आया था, तो मुझे फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ा था बैठ के। जी सर, ये टेस्ट तो भी डिले हुई है, अभी नहीं पता नहीं कब होगी। ये टेस्ट आपका होगा जुलाई में, जून में वो टेस्ट आपका ईद के बाद। जी सर। फिर भी इसके लिए तैयार रहें, कोई इतना इशू नहीं है, मतलब तैयारी करते रहें, अपनी तैयारियां छोड़ें। ये चीज़ आपको जी ना सर, बिल्कुल डिफरेंशिएट रिकॉर्डिंग करती है। क्लासेस तो सारे मिल सकते हैं ना, अगर क्लास कभी मिस हो जाए तो। जी जी, रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको सारे मिल जाएंगे। जी सर। असल मैंने जून इसलिए कहा कि ये जो आपका फेज 1 है ना, इसके टेस्ट खत्म होने हैं 22 या 23 मार्च को खत्म होने हैं फेज 1 के टेस्ट। तो मार्च के बाद में रमजान आ जाएगा, अप्रैल मई, जी मई सर। में, मई के एंड पे या जून के फर्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा। जी सर। वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड जीके आपकी पीपीएससी में ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू एफपीएससी। किसने पूछा ये सवाल? ये पूछा है अली ने। अली, जो आपका होती है ना वर्ल्ड जीके होती है, इसको तैयार करने का तरीका ये होता है कि आपको मैप पूरा पहले तो आना चाहिए, स्टार्टिंग मैप से करनी होती है। सर वैसे आपको यहाँ मैप पढ़ाएंगे, मुझे मैप आता था जीरो, जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना विजन के पास, मुझे जीरो आता था मैप। मुझे ये नहीं पता था कि मैप में ईस्ट वेस्ट क्यों होता है, भूल जाता था मुझे बार बार, लेकिन अब मुझे भूलता नहीं है। सर वैसे आपको मैप इस तरीके से पढ़ाएंगे, आपको भूलेगा नहीं वो। मुझे नहीं भूलता मैप आज तक जिस तरीके से उन्होंने हमें समझाया है। एक तरीका होता है ना चीज़ों को पढ़ने का, एक ऑर्डर में, तो सर ने उसी ऑर्डर में हमें पढ़ाया है कि इस तरीके से मैप पढ़ना है। मैं आपको भी मैप बना के दिखा देता हूँ दुनिया का पूरा, कि ओशंस कहाँ पे हैं, तो ये वाले कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे हैं, ये वाला कंट्री यहाँ पे, ये वाला कंट्री यहाँ पे है। 2022 में एफआईए में एक सवाल आया था मैप से एक सवाल आता सिर्फ एफआईए में। पीपीएससी में 30 मतलब 40 सवाल आते हैं, 40 सवाल आते हैं जीके के, वो वर्ल्ड जीके के होते हैं। उसका कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, और वो मतलब एक डिफरेंट सिनेरियो है, पीपीएससी का डिफरेंट है वो सारा आपको सारे वैसे ही पढ़ाएंगे मैप का। पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, वो इतना इशू नहीं है मैप को समझना। पास पेपर्स के लिए बुक जो है, एक बुक परचेज कर लें। अगर आप एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बुक परचेज कर लें, एडवांस पब्लिशर्स की ना 59th एडिशन है, इससे कम न लीजिएगा एडिशन। 59th नहीं, 55th एडिशन है, हाँ 55th एडिशन, वो बुक परचेज कर लें एडवांस पब्लिशर्स की। और अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बुक परचेज कर लें इम्तियाज शाहिद की 91st एडिशन। ये दो किताबें परचेज करके रख लें अपने पास, कल ले आए परसों ले आए किताब ये जरूर। ये दो किताबें बहुत हैं बस। मैंने ये दोनों किताबें खत्म की हुई हैं, मतलब मैंने कोई पेपर छोड़ा नहीं इसमें। और जो मतलब शॉर्ट लिस्ट हुए ना मेरे साथ, उनने भी कवर ही की है सारी ये। हाँ एफपीएससी में आपका वर्ल्ड जीके इतना नहीं मैटर करता, वो अगर जीके लिखा भी हो ना वहाँ पे, तो उसमें करेंसीज कैपिटल पूछते हैं, वो ये पूछते हैं, इतना डीप नहीं जाते वो। लेकिन वो तैयारी सेम ही है आपकी, पीपीएससी की सर आपको तैयारी करवाएंगे ना तो आपका वो ऑटोमेटिकली वो भी तैयार हो जाएगा आपका, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तैयारी ना शुरू करने से पहले, लेट्स से आप में से होंगे जिन्होंने कल से तैयारी करनी होगी, तो प्लीज़ पहले ना बैठ के एक प्लान बना लें कि इतने दिन मेरे पास पड़े हुए हैं अपने पास।